हम बात कर रहे हैं बद्र की लड़ाई की। 624 ईस्वी यानी 2 हिजरी, 17 रमजान का वो दिन। एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन। हाँ, और आज की इस चर्चा को तैयार करने के लिए हमने कई तरह के दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया है। इसमें ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स हैं, मिलिट्री इंटेलिजेंस जर्नल्स हैं और इस्लामी इतिहास से जुड़े कई विस्तृत शोध शामिल हैं। और इन स्रोतों के आधार पर हम इस विषय को पूरी तरह से निष्पक्ष होकर समझेंगे। सही कहा। हमारा आज का मिशन ये समझना है कि कैसे 313 लोगों की एक बहुत छोटी सी रक्षात्मक टुकड़ी ने 1000 सैनिकों की एक विशाल और पूरी तरह से हथियारों से लैस सेना को हरा दिया, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी रणनीतिक जीत थी। बिल्कुल। हम पैगंबर मोहम्मद के उस शानदार खुफिया नेटवर्क यानी इंटेलिजेंस सिस्टम की बारीकी से पड़ताल करेंगे, जिसने एक व्यापारी काफिले को रोकने के प्रयास को एक पूर्ण सैन्य युद्ध में बदल दिया। और इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि हमारे ऐतिहासिक दस्तावेज इस घटना को महज एक सैन्य टकराव के रूप में नहीं देखते। जी। कुरान में इस दिन को यौम अल फुरकान कहा गया है। इसका अर्थ है सच और झूठ के बीच फर्क कर देने वाला दिन। यानी ये सिर्फ हथियारों की लड़ाई नहीं थी। बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा क्षण था जहां रणनीतिक कौशल और आध्यात्मिक विश्वास दोनों का परीक्षण होना था। तो आज के इस डीप डाइव में हम उपलब्ध ऐतिहासिक तथ्यों को निष्पक्ष रूप से पेश करेंगे ताकि ये समझा जा सके कि वास्तव में उस दिन बद्र के मैदान में क्या घटा था। ठीक है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। मक्का में काफी अत्याचार सहने के बाद मदीना पहुंचे मुसलमानों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति उस समय बेहद तनावपूर्ण थी। हाँ, उनका सब कुछ पीछे छूट गया था। मक्का के कुरैश लगातार मदीना के लिए एक खतरा बने हुए थे। इसी माहौल के बीच एक खुफिया जानकारी सामने आती है। पता चलता है कि मक्का के सरदार अबू सुफियान के नेतृत्व में एक विशाल व्यापारिक काफिला सीरिया से लौट रहा है। और ये कोई आम काफिला नहीं था। नहीं, इसमें करीब 50,000 दीनार का माल लदा था और इसे सुरक्षित ले जाने के लिए सिर्फ 70 रक्षक तैनात थे। मदीना की लीडरशिप ने इस आर्थिक लाइफलाइन को रोकने का फैसला किया। और यहीं से रेगिस्तान में जासूसी और टोह लेने का वो खेल शुरू होता है। जी। मदीना से तलहा और सईद नाम के 2 जासूसों को सीरिया के रास्ते पर भेजा गया ताकि काफिले की सटीक जानकारी मिल सके। यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि ये जासूसी का खेल कोई एक तरफा नहीं था। मतलब दोनों तरफ से नजर रखी जा रही थी। बिल्कुल। 7वीं सदी के उस रेगिस्तान में कमाल के इंटेलिजेंस और काउंटर इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा था। मदीना की तरफ से बिस्मिस और अदी नाम के 2 जासूस बद्र के कुएं के पास पहुंचते हैं। कुएं तो उस वक्त सूचनाओं के केंद्र होते थे। हाँ, वहाँ वे 2 बदू यानी रेगिस्तानी लड़कियों को आपस में बहस करते हुए सुनते हैं। मामला एक छोटे से कर्ज का था। उनमें से एक लड़की दूसरी से कहती है कि कल या परसों मक्का का काफिला यहाँ आने वाला है, तब मैं वहाँ काम करके तुम्हारा कर्ज चुका दूंगी। जरा सोचिए, बिना किसी से पूछताछ किए उन्हें एकदम सटीक लोकेशन मिल गई। जी। 2 लड़कियों की आम सी बातचीत ने मदीना की सेना को काफिले की एकदम सटीक टाइमिंग दे दी। लेकिन अबू सुफियान भी बहुत सतर्क था। उसने अपना एक अलग ही काउंटर इंटेलिजेंस अपनाया। वो कैसे? वो खुद हालात का जायजा लेने बद्र के कुएं तक गया। वहाँ उसने पूछताछ की और उसे पता चला कि हाल ही में 2 अजनबी वहाँ रुके थे। फिर अबू सुफियान ने वहाँ पड़ी ऊंट की लीद को उठाया। ऊंट की लीद? हाँ, उसने उसे तोड़ा और उसके अंदर खजूर की गुठलियां देखी। अब मदीना की खजूरें पूरे अरब में मशहूर थी। ओहो, यानी वो समझ गया कि ये मदीना के ऊंट है। बिल्कुल। ऊंट की लीद में मदीना की खजूर की गुठली देखते ही वो समझ गया कि मदीना की सेना आसपास है। उसने एक पल की भी देरी नहीं की और काफिले का रास्ता बदल दिया। और साथ ही उसने मक्का में इमरजेंसी का संदेश भी भिजवा दिया। जी। एक संदेशवाहक को सबसे तेज ऊंट देकर मक्का भेजा गया। और उस संदेशवाहक ने जो किया वो सच में बहुत नाटकीय था। उसने मक्का में घुसते ही अपनी कमीज फाड़ ली और अपने ऊंट के कान और नाक काट दिए ताकि खून बहता हुआ दिखे और पैनिक फैल जाए। बिल्कुल। उसने आपातकाल की घोषणा कर दी और इसी पैनिक का नतीजा था मक्का से निकली वो भारी भरकम सेना। अबू जहल के नेतृत्व में कुरैश ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। 1000 सैनिक, 100 घोड़े और 700 ऊंट। अब जरा इसकी तुलना मदीना की उस टुकड़ी से करते हैं। मदीना से जो टुकड़ी निकली थी उसमें सिर्फ 313 लोग थे। सिर्फ 313? हाँ, और उनके पास केवल 2 घोड़े और 70 ऊंट थे। लॉजिस्टिक्स के नजरिए से ये बहुत मुश्किल था। वे बारी बारी से सवार होकर सफर कर रहे थे। जी। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है जब मदीना की सेना को पता चलता है कि अबू सुफियान का काफिला तो निकल चुका है, लेकिन अबू जहल की 1000 सैनिकों की फौज आ रही है। और इसी बीच मदीना की सेना ने अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क फिर से एक्टिव किया। बिल्कुल। उन्होंने कुरैश के 2 पानी ढोने वालों को पकड़ लिया। मदीना के सैनिक उन्हें अबू सुफियान के आदमी समझकर पीटने लगे। उन्हें लगा कि ये काफिले के लोग हैं और झूठ बोल रहे हैं। हाँ, लेकिन पैगंबर मोहम्मद वहाँ नमाज पढ़ रहे थे। उन्होंने नमाज के बाद सैनिकों को रोका और एक बहुत ही बेहतरीन अहिंसक पूछताछ यानी नॉन वायलेंट इंटरोगेशन का उदाहरण पेश किया। उन्होंने डराया धमकाया नहीं। नहीं, उन्होंने बस एक सीधा सवाल पूछा कि वो रोज कितने ऊंट काटते हैं। जवाब मिला 9 या 10। और इसी से सारा गणित साफ हो गया। बिल्कुल। इस गणित से उन्होंने सटीक अनुमान लगा लिया कि सेना में 900 से 1000 लोग हैं। और ये भी पता चल गया कि मक्का के कौन कौन से सरदार सेना में शामिल हैं।
इससे एक बहुत अहम सवाल खड़ा होता है। जी। जब मदीना की सेना को एहसास हुआ कि दुश्मन बहुत बड़ा है, तो उन्होंने एक बहुत ही खास रणनीति अपनाई। उन्होंने अपने ऊंटों के गले से घंटियां निकाल दी ताकि आवाज न हो, ताकि दुश्मन को उनकी लोकेशन का पता ना चले। बिल्कुल। ये दर्शाता है कि लगातार आ रही खुफिया जानकारी के बाद ये अब महज एक छापा नहीं रहा था, ये एक सोची समझी सैन्य रणनीति बन चुका था। अब भूगोल की बात करते हैं। मदीना की सेना अल अदवा अल दुनिया पर थी और कुरैश अल अदवा अल कुस्वा पर। यानी मदीना की सेना करीब वाले सिरे पर थी और कुरैश दूर वाले सिरे पर। जी। और एक सहाबी की बहुत ही क्रिटिकल सलाह पर पानी के कुओं पर कब्जा करने के लिए शिविर को आगे बढ़ाया गया। रेगिस्तान के युद्ध में पानी पर नियंत्रण होना सबसे बड़ी जीत है। और युद्ध की सुबह का मौसम भी बहुत अहम था। रात को बारिश हुई थी। हाँ। इस बारिश ने मदीना की तरफ की रेतीली जमीन को ठोस बना दिया, जिससे उन्हें चलने में आसानी हुई और कुरैश की तरफ दलदल और कीचड़ हो गया। इसके बाद युद्ध की शुरुआती द्वंद्व युद्ध से हुई, जिसे मुबारजा कहा जाता है। जी। मक्का के बड़े सरदार उतबा, शैबा और वलीद आगे आए और उनका सामना करने के लिए हजरत हमजा, हजरत अली और हजरत उबैदा गए। और मदीना के इन योद्धाओं ने कुरैश के सरदारों को बहुत जल्दी हरा दिया। ये मक्का की सेना के लिए मनोवैज्ञानिक तौर पर एक बहुत बड़ा झटका था। बिल्कुल। और जब आमने सामने की लड़ाई शुरू हुई तो मदीना की सेना ने एक रक्षात्मक रणनीति अपनाई, यानी डिफेंसिव स्ट्रेटेजी। वे अपनी जगह पर डटे रहे। उन्होंने ताजा लड़ाकों को आगे किया। जी। और कुरैश के घुड़सवारों, जिन्हें रिसाला कहा जाता था, उन्हें बेअसर करने के लिए अपने किनारों पर तीरंदाजों को तैनात कर दिया। और इस पूरी रणनीति के बीच मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक पहलू भी था। बारिश होना, पासवर्ड के तौर पर अहद का इस्तेमाल करना, जो उनके विश्वास को दर्शाता था। हाँ। और स्रोतों में ये भी वर्णित है कि अल्लाह ने 1000 से 5000 फरिश्तों के साथ मदद की। एक प्रतीकात्मक घटना भी है जहाँ धूल की मुट्ठी फेंकते हुए कहा गया, उनके चेहरे खराब हो जाएं। ये सब दिखाता है कि ये सिर्फ हथियारों की लड़ाई नहीं थी। और इसी बीच अबू जहल भी मारा गया, मक्का की सेना का मुख्य कमांडर। जी। और उसे किसी बड़े योद्धा ने नहीं, बल्कि अंसार के 2 नौजवान लड़कों ने मारा, जिसकी पहचान बाद में अब्दुल्ला बिन मसूद ने की। यह मक्का की सेना के लिए आखिरी कील साबित हुआ। तो इस सब का असल मतलब क्या है? जब युद्ध समाप्त हुआ तो आंकड़े क्या थे? मक्का के लगभग 70 लोग मारे गए और 70 बंदी बनाए गए। और मुसलमानों की तरफ से 14 सहाबी शहीद हुए, जिनके नाम आज भी बदर के मैदान में मौजूद हैं। लेकिन युद्ध के बाद जो हुआ वो बहुत ही असाधारण था। हम युद्ध बंदियों के साथ किए गए मानवीय व्यवहार की बात कर रहे हैं। जी। 7वीं सदी के हिसाब से ये बहुत अलग था। बिल्कुल। स्रोतों से हमें पता चलता है कि बंदियों को वही खाना खिलाया गया जो मुसलमान खुद खा रहे थे। और कपड़े भी। जैसे अब्बास को शर्ट पहनाने के लिए अब्दुल्ला बिन उबई की शर्ट का इंतजाम किया गया। ये मानवता का एक बहुत ऊंचा स्तर था। और बंदियों की रिहाई के लिए जो फैसला लिया गया वो तो और भी क्रांतिकारी था। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो ये समझ आता है कि इस्लाम में इल्म यानी शिक्षा का कितना महत्व है। पैगंबर ने अबू बकर और उमर से सलाह ली। अमीर बंदियों से तो फिरौती ली गई, लेकिन पढ़े लिखे बंदियों के लिए एक अलग शर्त रखी गई। वो शर्त क्या थी? कि वे मदीना के 10 बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाएं और यही उनकी आजादी की कीमत होगी। ये सच में बहुत दूरदर्शी फैसला था। शिक्षा के बदले आजादी। ये इस बात का प्रमाण है कि साक्षरता को कितना ऊंचा दर्जा दिया गया था। और इस जीत ने भू राजनीतिक स्तर पर यानी जियोपॉलिटिकल शिफ्ट के तौर पर बहुत बड़ा बदलाव किया। बदर की इस जीत ने पैगंबर मोहम्मद को अरब में एक शक्तिशाली सैन्य और राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में स्थापित कर दिया। मदीना की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति हमेशा के लिए बदल गई। नीति और सब्र की जीत थी। और युद्ध के बाद दिखाए गए उच्च नैतिक चरित्र की जीत थी। और यहाँ श्रोताओं के सोचने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है, जिस पर हमने पहले चर्चा नहीं की। वो क्या है? स्रोतों में एक बात छुपी है कि जहाँ ज्यादातर बंदियों को फिरौती या शिक्षा देने के बदले छोड़ दिया गया, वहीं 2 बंदियों को युद्ध अपराधों और मक्का में किए गए पिछले अत्याचारों के लिए विशेष रूप से मौत की सजा दी गई। अच्छा, विशेष युद्ध अपराधों के लिए? जी। ये आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून और वॉर क्राइम्स ट्रिब्यूनल के अस्तित्व में आने से सदियों पहले व्यक्तिगत जवाबदेही यानी इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी की एक पूर्व स्थापित मिसाल है। ये तो बहुत ही गहरा विचार है। ये हमें ये सोचने पे मजबूर करता है कि मध्यकालीन दौर में युद्ध के नियमों और न्याय की परिभाषा वास्तव में कितनी उन्नत रही होगी। बिल्कुल। इतिहास के पन्नों में बहुत सी ऐसी मिसालें हैं जो आज भी प्रासंगिक हैं। इस गहराई से भरे विश्लेषण में आज इतना ही। स्रोतों का ये सफर हमें हमेशा कुछ नया सोचने पर मजबूर करता है। जी। और इन विषयों पर खुद भी और अधिक शोध करना हमेशा एक अच्छा विचार होता है। सही कहा। इस विस्तृत चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।